चिपको आंदोलन, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक विरोध? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो हिमालय के दिल में लिखी गई हिम्मत की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सचमुच उन्हें गले से लगा लिया था। तो चलिए हम सब मिलकर इस असाधारण संघर्ष की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए, पेड़ काटने से पहले हमें गोली मार दो। गौरा देवी के ये शब्द, ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये उन लोगों का, उन महिलाओं का संकल्प था जो अपने जंगल के लिए सचमुच जान देने को तैयार खड़ी थीं। मतलब आप समझिए, दांव पर क्या लगा था, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना गुस्सा, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? देखिए, ये आंदोलन किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, ये तो सालों की हताशा और एक गहरे अन्याय की भावना थी जो पहाड़ों में एक आग की तरह धीरे धीरे सुलग रही थी। बात है 1970 की। अलकनंदा नदी में एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई कि गांव के गांव बह गए, खेत तबाह हो गए। और तब लोगों को अपनी आंखों से साफ साफ दिखा कि ये जो ठेकेदार अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं ना, वही पहाड़ों की जड़ों को खोखला कर रही है। ये मानो प्रकृति की पहली बड़ी चेतावनी थी। तो इस गुस्से के पीछे ना दो मुख्य चिंगारियां थीं। पहली, वो विनाशकारी बाढ़ जो सीधे सीधे पेड़ों की कटाई से जुड़ी थी, और दूसरी थी एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो दिल में चुभ गई। हुआ ये कि सरकार ने स्थानीय गांव वालों को अपने हल बनाने के लिए, सोचिए, सिर्फ हल बनाने के लिए कुछ ऐश के पेड़ काटने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ वही सरकार एक बाहरी स्पोर्ट्स कंपनी को टेनिस रैकेट बनाने के लिए हजारों पेड़ नीलाम कर देती है। मतलब ये जो दोगलापन था ना, बस यही वो चिंगारी बनी जिसने आग लगा दी। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां प्रतिरोध की पहली संगठित कार्यवाही हुई। यहीं से आप कह सकते हैं कि आंदोलन ने एक ठोस रूप लेना शुरू किया और एक प्रमुख संगठन और उसके नेता सामने आए। और इस आंदोलन की जो रीढ़ की हड्डी थी, वो था दशोली ग्राम स्वराज मंडल, शॉर्ट में कहें तो DGSM। इसकी स्थापना 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। देखिए, शुरू में तो इसका मकसद स्थानीय मजदूरों को संगठित करना था, पर बहुत जल्द ही ये चिपको प्रतिरोध का, आप कह सकते हैं, दिल और दिमाग बन गया। ये संगठन वन संसाधनों पर स्थानीय हक की जोरदार वकालत कर रहा था। और फिर आया वो दिन, अप्रैल 1973, मंडल गांव में वही स्पोर्ट्स कंपनी के ठेकेदार पेड़ काटने पहुंच गए। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। चंडी प्रसाद भट्ट और DGSM के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और साफ ऐलान कर दिया कि वो पेड़ों से चिपक जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? ठेकेदारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये आंदोलन की पहली बहुत बड़ी जीत थी। अब मंडल की हार से प्रशासन, कह सकते हैं, तिलमिला गया था। तो उन्होंने अब निशाना बनाया रैणी गांव के जंगल को। और ये घटना, ये इस आंदोलन की सबसे यादगार और सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। यहीं पर समुदाय के संकल्प का असली इम्तिहान होना था। तारीख याद रखिएगा, 26 मार्च 1974। कहानी में एक बहुत नाटकीय मोड़ आता है। देखिए प्रशासन ने क्या चाल चली। गांव के सभी पुरुषों को मुआवजे के भुगतान का झूठा बहाना बनाकर पास के चमोली शहर बुला लिया। ठेकेदार ये सोचकर जंगल में घुस गए कि अब तो रास्ता साफ है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक छोटी सी लड़की ने उन्हें देख लिया और वो दौड़कर पहुंची गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी के पास। बस फिर क्या था, गौरा देवी ने तुरंत गांव की 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और जंगल की ओर कूच कर दिया। और वहां उन्होंने लकड़हारों के सामने एक इंसानी दीवार बना दी। और वहां गौरा देवी के जो शब्द थे वो इतिहास में दर्ज हो गए। उन्होंने कहा, ये जंगल हमारा मायका है, हम तुम्हें इसे काटने नहीं देंगे। जरा इन शब्दों की गहराई समझिए। मायका, पहाड़ में मायका मतलब माँ का घर, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह। तो इस एक वाक्य ने जंगल के साथ उनकी रिश्ते की पूरी कहानी कह दी। ये सिर्फ लकड़ी का सवाल नहीं था, ये अपनी माँ के घर को, अपने मायके को बचाने की लड़ाई थी। अच्छा, ये एक सामूहिक आंदोलन तो था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके भविष्य को लेकर जो बड़े नेता थे, उनके विचारों में थोड़ा फर्क था। तो चलिए समझते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कौन सी दो मुख्य विचारधाराएं काम कर रही थीं। तो यहाँ पे ये दो धाराएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका नजरिया आप कह सकते हैं बहुत जमीनी और आर्थिक था। वो मानते थे कि जंगल स्थानीय उपयोग और छोटे मोटे उद्योगों के लिए हैं, ताकि लोगों का पेट चले।
और दूसरी तरफ थे सुंदरलाल बहुगुणा। उनका दृष्टिकोण पारिस्थितिक और वैश्विक था। वो जंगलों के टोटल प्रिजर्वेशन यानी पूर्ण संरक्षण की वकालत करते थे। उनका मशहूर नारा था, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन दो बड़े विचारकों के अलावा जमीन पर सीधी कार्रवाई करने वाली योद्धा तो गौरा देवी ही थी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आवाज थी घनश्याम रतूड़ी जी की, जिन्हें हिमालय का लोक कवि कहा जाता है। उनके लिखे गीतों ने लोगों में प्रतिरोध की भावना को हमेशा जिंदा रखा। तो इस पूरे संघर्ष का, इन सारे बलिदानों का नतीजा क्या निकला? इसका असर इतना गहरा और इतना स्थायी था कि उसने आने वाले समय के लिए बहुत कुछ बदल दिया। 15 साल, ये आंकड़ा सुनिए। सबसे बड़ी और ठोस जीत यही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस पूरे क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई पर पूरे 15 साल का बैन लगा दिया। ये एक जबरदस्त, बहुत बड़ी नीतिगत जीत थी। और देखिए, इसका असर सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा। चिपको आंदोलन के दबाव में ही 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम बना, जिसने पूरे देश में वन भूमि के इस्तेमाल पर लगाम लगाई। और तो और, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने इकोफेमिनिज्म यानी पारिस्थितिकी नारीवाद की सोच को मजबूत किया। इसने दुनिया को ये दिखाया कि महिलाएं जो प्रकृति के सबसे करीब होती हैं, वे ही पर्यावरण की सबसे बड़ी हितधारक और सबसे बड़ी संरक्षक भी होती हैं। ये स्लाइड इस आंदोलन के पूरे सार को, उसकी आत्मा को पकड़ती है। पहले का सरकारी नारा क्या था? क्या है जंगल के उपकार? लीसा, लकड़ी और व्यापार। मतलब जंगल सिर्फ एक वस्तु है, एक कमोडिटी। लेकिन चिपको ने एक नया नारा दिया, एक नया नजरिया दिया। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। इसने सोच को जड़ से बदल दिया। जंगल कोई वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। तो आइए एक बार जल्दी से इस आंदोलन के मुख्य पड़ावों को फिर से याद कर लेते हैं। 1964 में डीजीएसएम की स्थापना होती है। 1973 में मंडल में पहली जीत मिलती है। 1974 में रैणी का वो ऐतिहासिक विरोध होता है। 1980 में 15 साल का प्रतिबंध लगता है और 1987 में इस आंदोलन को प्रतिष्ठित राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। रैणी की उन महिलाओं ने तो अपने साहस की एक दीवार बनाकर जंगल को बचा लिया। लेकिन ये कहानी आज हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज जब हमारे पहाड़ों के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं, तो उनकी रक्षा के लिए अब कौन सी नई दीवारें बनानी होंगी? ये सोचने वाली बात है।